हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में, और इसी लेक्चर के साथ ही चैप्टर नंबर 5 भी हम समराइज कर चुके होंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो यहाँ बात करेंगे इमर्जिंग इशूज इन एग्रीकल्चर। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इमर्जिंग इशूज चैलेंजेज इन इंडियन एग्रीकल्चर फॉर विच ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव टू स्ट्रेटेजाइज टू फॉर टेकिंग द सेक्टर फॉरवर्ड। तो अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जो इमर्जिंग इशूज और चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, और उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब चाहे वो किसान हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे दुकान हो, है ना, इन सबको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। दीज इशूज आर ब्रॉडली क्लासीफाइड एज अंडर। तो कौन कौन से इशूज हैं? एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट का इशू है, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर यानी क्लाइमेट चेंज का इशू है, इन्वायरमेंट चेंज का इशू है, इंटरनेशनल ट्रेड का इशू है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और फूड सिक्योरिटी का इशू है, पॉलिसी रिफॉर्म से रिलेटेड इशूज़ हैं। तो बेसिकली ये इशूज़ हैं जो एग्रीकल्चर में फेस किए जा रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट की बात करेंगे। व्हाइल इवेल्युएटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स यूज टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो जब भी इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को एनालिसिस करने की या मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है तो दो तरीके के इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। एक है मीन्स बेस्ड और दूसरा है इफेक्ट बेस्ड। मीन्स बेस्ड इज which इज़ बेस्ड ऑन फार्मर्स प्रोडक्शन मेथड। तो मीन्स बेस्ड वाला जो होता है ये किसान कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज करता है उस पर आधारित होता है। इफेक्ट बेस्ड which इज इम्पैक्ट दैट द फार्मिंग मेथड हैव ऑन फार्मिंग सिस्टम आर इमिशन टू द एनवायरनमेंट। और इफेक्ट बेस्ड वो होता है कि जब आप खेती करते हो तो उसका असर इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, खेती पर क्या पड़ता है, और क्या इमिशन, कितना हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो वो इफेक्ट बेस्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल of an means based indicator, an example of the means based indicator would be the quality of ground water। तो ये बोल रहे हैं कि मीन्स बेस्ड इंडिकेटर में हम क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को शामिल कर सकते हैं। दैट इज अफेक्टेड बाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई टू द सॉइल। तो ये कैसे प्रभावित होता है? सॉइल में कितनी नाइट्रोजन अप्लाई हुई है उसकी अमाउंट से प्रभावित होता है क्या? क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। एन इंडिकेटर रिफ्लेक्टिंग द लॉस ऑफ नाइट्रोजन टू ग्राउंड वाटर विल बी इफेक्ट बेस्ड। अब एक इंडिकेटर जो ये बताए कि ग्राउंड वाटर में से कितनी नाइट्रोजन का या नाइट्रेट का लॉस हुआ है उसे अगर हम देखें तो वो इंडिकेटर इफेक्ट बेस्ड होगा। मीन्स बेस्ड इवेल्युएशन लुक एट फार्मर्स प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। जो मीन्स बेस्ड इवेल्युएशन टेक्निक्स होती हैं, मूल्यांकन करने के मेथड्स होते हैं, उसमें किसानों की जो प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर को उसको ध्यान में रखा जाता है। इफेक्ट बेस्ड इवेल्युएशन कंसीडर द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम। जबकि इफेक्ट बेस्ड जो इवेल्युएशन सिस्टम होता है उसमें एक्चुअल क्या प्रभाव हुआ है एग्रीकल्चरल सिस्टम का इन्वायरमेंट पर उसको देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मीन्स बेस्ड एनालिसिस जो होती है माइट लुक एट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजेशन मेथड दैट फार्मर्स आर यूजिंग। मीन्स बेस्ड मेथड में हम देखेंगे कि किसान क्या प्रैक्टिस यूज करता है, जैसे कौन से पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, कौन से फर्टिलाइजर्स या फर्टिलाइजेशन मेथड को यूज कर रहा है, ये आपका मीन्स बेस्ड में हो जाएगा। जबकि इफेक्ट बेस्ड में क्या होगा? इफेक्ट बेस्ड एनालिसिस कंसीडर करती है कि कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया गया या कितना नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल में अवेलेबल है या डिके हो गया, ख़त्म हो गया, छीण हो गया है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से मीन्स बेस्ड का मतलब समझ में आ गया कि कौन सा मेथड किसान यूज करता है वो होता है मीन्स बेस्ड। जैसे कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा फर्टिलाइजेशन का मेथड, ये सारी चीज़ें मीन्स बेस्ड में हैं। और इफेक्ट बेस्ड होता है कि असल में हम इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने इमिट की है इन्वायरमेंट में, कितना नाइट्रोजन जो है सॉइल में मौजूद है, कितना फास्फोरस मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपका इफेक्ट बेस्ड में आ जाती हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2021 है, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2021, जिसकी एक रिपोर्ट है मेकिंग पीस विद द नेचर, नेचर के साथ में शांति बनाए रखना। इसकी रिपोर्ट कहती है हाईलाइटेड एग्रीकल्चर एज बोथ अ ड्राइवर एंड इंडस्ट्री अंडर थ्रेट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट कहती है कि जो एग्रीकल्चर है, खेती है, ये एक ड्राइवर है, मतलब कहने का आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ में ये एक इंडस्ट्री है जो कि थ्रेट पर है, मतलब कि जिनको मतलब एक तरीके की परेशानी से गुजर रही है क्योंकि इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है कुल मिला करके। कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही, कभी बारिश हो ही नहीं रही, सूखा पड़ रहा है। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम भी है और ये आगे दुनिया को बढ़ाने में भी मदद करेगा। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल प्रिपरेशन यूज टू किल फंगल एंड एनिमल पेस्ट। अब ये पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड भाई जो फंगल और एनिमल पेस्ट वगैरह को मारने के काम आते हैं,
पेट्स, है ना, उनको पेस्टिसाइड कहा जाता है। ओवर 98% ऑफ स्प्रेड इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, 95% ऑफ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब हर्ब जो आपका ये घास फूस होती है। लेकिन घास फूस कौन सी, जो जैसे होते नहीं, बोलते हैं कि खेतों में फर्जी घास उगाई है, धान आपने लगाया, धान के साथ में उसके साथ में कुछ और पौधे उगाए हैं, तो उन्हें हर्बिसाइड कहा जाता है, मतलब उन्हें हर्ब कहा जाता है। और उसको नष्ट करने के लिए जो हम दवा यूज़ करते हैं उसे हर्बिसाइड कहते हैं। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड। तो 98% जो मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवा आप स्प्रे करते हो, और 95% जो आप उन घास फूस को ख़त्म करने के लिए जो आप हर्बिसाइड यूज करते हो, रीच अ डेस्टिनेशन अदर देन देयर टारगेटेड स्पीसीज। तो ये ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां नहीं पहुंचना चाहिए। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है कि इंसेक्ट को हम मारें और इंसेक्ट जो है मर जाए। या हर्बिसाइड पे हम पूरे खेत में क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे ताकि वो जो उल्टी सीधी घास जमी हुई है, उल्टे सीधे पौधे जमे, वो मर जाएं। तो हमने उस छिड़क तो दिया, लेकिन क्या होगा कि वो सिर्फ उन पौधों को और उन जो है कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो क्या होता है उन पत्तियों में लग करके हमारे पेड़ों के अंदर भी चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे प्रोसेस होकर के हमारे खाने में, हमारे पेट में भी जाते हैं। वही बोल रहा है ये कि वो ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उनका टारगेट नहीं होता है, बिकॉज दे आर स्प्रेड अक्रॉस एंटायर एग्रीकल्चर फील्ड। क्योंकि जब भी आप घास के लिए हर्बिसाइड का या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़काव करेंगे, तो ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर प्लेस पर करते हैं, आप पूरे खेत में करते हैं। और जो पूरी एग्रीकल्चर फील्ड में करेंगे तो धीरे धीरे से घूम टहल के हमारे खाने में भी आ जाता है। क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है? डिफॉरेस्टेशन। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा मतलब जो है वैल्यू, जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक है, इफेक्ट है, वो डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो है जंगलों का नष्ट होना, डिफॉरेस्टेशन। ओके, जंगलों को काट देना। इज डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग अर्थ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल वर्ल्ड वाइड एंड रिजल्टिंग इन मैनी लैंड डैमेजेस। तो ये बोल रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का वनों का काटना होता है क्या, लार्ज, बड़े स्तर पर, जब आप धरती से जंगलों को काटते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीनों को बहुत सारा नुकसान होता है। वन ऑफ द काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टू वन ऑफ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टू क्लियर लैंड फॉर पॉस्चर और क्रॉप। अब हम क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगल क्यों काटते हैं? तो हम लैंड चाहते हैं, ज़मीन चाहते हैं। किस लिए? चाहे उस पर हम पशुपालन करेंगे, और चाहे उस पर हम पशुपालन मतलब चरवाहे, चारागाह के तौर पर यूज करना चाहते हैं, या हम अपनी खेती करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट नॉर्मन मायर्स, तो नॉर्मन मायर्स बताते हैं 5% ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज ड्यू टू कैटल रैंचिंग। आप जो है जानवरों को चरवाना, मतलब जो है खाना खिलाना, मतलब एक तरीके से ना, जैसे जानवर चराने लेकर जाते हैं भाई, वही होता है कैटल रैंचिंग, है ना। तो जैसे होता नहीं, अपनी गाय भैंस हम खोल देते हैं और वो फील्ड में जाती हैं और अपने आप से जो भी घास दूब वगैरह मिलती है उसको खाती हैं। तो कैटल रैंचिंग में 5% जंगल इस वजह से कट रहे हैं। 19% ड्यू टू ओवर हैवी लॉगिंग, मतलब कहने का 19% इसलिए, देखो हमें जंगलों से लकड़ियाँ मिलती हैं, है ना, तो जब हमें मोटे तने की ज़रूरत होती है ना, मोटे तने लट्ठों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से पटरे, फर्नीचर सब कुछ बनेगा, तो हैवी लॉगिंग के चक्कर में भी 19% जो है पेड़ों को काटा जा रहा है ना। जैसे पुष्पा वाली मूवी आपने देखी होगी, मैं झुकेगा नहीं, तो उसमें भी देखिए वो जो है स्मगलिंग करते हैं, तो वो 19% में से एक जो है कारक है, ठीक है। 22% ड्यू टू ग्रोइंग सेक्टर ऑफ पाम ऑयल प्लांटेशन, मतलब पाम ऑयल जो है हम उगा रहे हैं, उसकी जो है मतलब खेती में बढ़ोतरी बहुत हुई है, तो उसकी वजह से 22% जंगलों को साफ़ कर दिया गया है। जबकि 54% जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की वजह से होता है। स्लैश एंड बर्न थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब ये होता है झूम विधि कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ जंगल है, ठीक है, तो अब जंगल में क्या होगा कि आदिवासी लोग ये किया करते थे, झूम खेती पहले किया जाता था। तो यहाँ जंगल है जैसे, तो ये क्या करते थे, पूरे पेड़ों को काट देते थे, सब कुछ काट करके साफ़ किए, उसके बाद में जंगलों को जो कुछ भी निकला वो जला दिया गया, ठीक है। स्लैश एंड बर्न मतलब सारा कुछ खत्म किया और जलाया। जलाने के बाद में अब ये मिट्टी पर खेती करनी शुरू की, और कब तक करते थे, 2-3-4 साल तक करते थे, जब तक ये मिट्टी उर्वरा देती थी, मतलब प्रोडक्शन होता रहता था। उसके बाद इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, आगे जंगल काटते थे, फिर यही काम, ये झूम विधि है। ओके, पहले यूज किया जाता था। तो फिर भी 54% जो जंगल कटते हैं उसके पीछे यही कारण है, कौन सा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की वजह से। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हद तक ये अभी भी इफेक्टिव है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ स्पीसीज एंड इज आल्सो ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जंगलों के काटने की वजह से क्या होता है कि करोड़ों जो है मतलब जानवर ऐसे होते हैं जिनका अपना आवास उनसे खो जाता है, और इसकी वजह से पर्यावरण में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है।
ट्रीज एक्ट एज ए कार्बन सिंक। क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो कार्बन को सोखते हैं, कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं। दैट इज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, एन अनवांटेड ग्रीन हाउस गैस आउट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अनवांटेड ग्रीन हाउस गैस है। ये है तो ग्रीन हाउस गैस लेकिन हम इसे चाहते नहीं, अनवांटेड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से पेड़ सोखने का, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। आजकल जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ना हो पाना। ओके, रिमूविंग ट्री रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर आप पेड़ हटा देंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में चली जाएगी। लीव्स बिहाइंड फ्यूअर ट्रीज टू एब्जॉर्ब द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब होगा क्या भाई कि अगर आपने पेड़ काट रखे हैं तो कम ही पेड़ बचेंगे जो कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज गाइडिंग द कंट्रीज एक्शन फॉर कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से हम कैसे लड़ेंगे उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दे रखी है। एज ए नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर 3 इंपॉर्टेंट फंडिंग अरेंजमेंट। तो नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है कौन, नाबार्ड। किसके लिए, 3 इंपॉर्टेंट फंड हैं, एडॉप्शन फंड, नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन क्लाइमेट फंड। इन तीनों फंड का मालिक कौन है, नाबार्ड है। इज इंडेवरिंग अंडर द प्रोग्राम टू चैनलाइज नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्राइवेट फाइनेंस टूअर एडॉप्शन एंड मिटिगेशन इंटरवेंशन इन द कंट्री। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम नेशनल स्तर पर इंटरनेशनल और प्राइवेट फाइनेंस वगैरह अरेंज करके एडॉप्शन एंड मिटिगेशन इंटरवेंशन, एडॉप्शन मतलब हम अनुकूल करें अपने आप को नई चीज़ों के हिसाब से और कम से कम नुकसान हो इसके लिए अपने आप को मिटिगेट करें, इस टेक्निक पर काम करने की कोशिश कर रहा है कौन, नाबार्ड। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियाज एस्पिरेशन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्राम $40 बिलियन टू $100 बिलियन आर वेल सूटेड टू कैप्चर द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाई ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेंड। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी महत्वाकांक्षा है वो ये है कि अभी हम $40 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं फूड वगैरह में, एग्रीकल्चर में। हम ये चाहते हैं कि ये $100 बिलियन का हो जाए सालाना, ठीक है। और ये हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि करंट टाइम पे जो ग्लोबल फूड और एग्रीकल्चर ट्रेंड दिख रहे हैं उसके हिसाब से डिमांड बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC इन इट्स 53rd मीटिंग हेल्ड ऑन डेट इरेलीवेंट है, देख लीजिए, जरूरत नहीं है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं जो बैठक हुई थी, अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन टू लॉन्च अ फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इन्होंने फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च करने की बात की, किसने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। इन्होंने कहा कि इसमें हम गेहूँ मतलब जो है चावल, गेहूँ और दाल, इनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। एनुअल प्रोडक्शन इनका इंक्रीज करेंगे, किससे, चावल का 10 मिलियन टन से, गेहूं का 8 मिलियन टन बढ़ाएंगे और दालों का 2 मिलियन टन जो है हम इंक्रीमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ 11th प्लान। जो 11वां फाइनेंशियल प्लान चल रहा था, उस फाइनेंशियल प्लान नहीं, 11वां प्लान जो चल रहा था हमारे देश में, पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उसमें से 11वां जो पंचवर्षीय योजना, तो उसमें ये कहा गया अकॉर्डिंगली अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च किया गया अक्टूबर 2007 में। इसी एम को पूरा करने के लिए कि हम इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसी के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लॉन्च किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑफ ABC इन इंडिया, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन क्या होता है समझते हैं पहले। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द होल रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू मूव फ्रॉम द फार्म टू इस फाइनल कस्टमर और कंज्यूमर। तो मतलब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किसान के खेत में पैदा होने से ले करके और कस्टमर के पास पहुंचने तक की पूरी प्रोसेस को ही एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कहते हैं, ABC कहा जाता है, ठीक है। 4 मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन ABC मोस्ट प्रोमिनेंटली डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया आर। तो हमारे यहाँ पर 4 तरीके के 4 मॉडल चलते हैं, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के 4 मॉडल हैं। पहला फार्मर या प्रोड्यूसर ड्रिवन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, दूसरा है वायर ड्रिवन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, तीसरा है फैसिलिटेटर ड्रिवन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन और चौथा है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। सम ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल वेयर फाइनेंसिंग ऑफ द वैल्यू चेन provided a crucial role in developing the value chains, including a smallholder value chain such as Babcoal in Gujarat और महाग्रेप्स इन महाराष्ट्र, सफल इन दिल्ली। तो बोल रहे हैं कि जो है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्रूशियल रोल अदा करें, जैसे गुजरात में बैबकोल, दिल्ली में सफल और महाराष्ट्र में महाग्रेप्स करके ये कुछ एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है जो अच्छा काम कर पा रहे
हैं। इशूज इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, अब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। देयर आर सर्टेन इशूज इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन विच नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें आइडेंटिफाई और एड्रेस करने की जरूरत है। इफ़ वी हैव टू हार्नेस द अपॉर्चुनिटी दैट इज प्रेजेंटेड टू इटसेल्फ, अगर हम जो मौका है उसको अच्छे से कैश करवाना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में जो इशूज हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसकी तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसने फोकस किया है कि हम वेरियस फार्म सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे जो कि फाइनेंस करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एट फार्म गेट आर प्रोड्यूस एग्रीगेशन पॉइंट। मतलब फार्म गेट क्या होता है, फार्म गेट का मतलब द गेटवे टू फार्म, मतलब गेटवे तक, मतलब फार्म तक, खेत तक कैसे पहुँचे उसके लिए एज रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन फॉर डायरेक्ट परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो भी खेतों से सामान जो है उगाया जा रहा है उसको अगर ख़रीदा जाए डायरेक्टली, जहाँ से जिस लोकेशन से आप डायरेक्टली खरीद सको उसे ही फार्म गेट कहते हैं। तो इन सब जगहों पर 1,00,000 करोड़ का फंड आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, वन ऑफ द 8 मिशन अंडर NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर कुल मिलाकर के 8 मिशन हैं, उनमें से एक है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सीक्स टू एड्रेस इशूज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इशूज हैं उनको एड्रेस करने की, सही करने की कोशिश करता है। कौन? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज वर डिवाइज्ड फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, equitable access to food resources, enhancing livelihood opportunity and contributing to economic stability of the people at the end। तो एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो थी, एडाप्टेशन मतलब हमें किसी चीज़ के अनुकूल बनना है, मिटिगेशन मतलब जो भी है उसे मिटिगेट करना, जो प्रॉब्लम हुई, जैसे ओजोन लेयर में क्षय हो रहा है तो मिटिगेट करने मतलब कि कम से कम और ना बढ़ने पाए, उसे कोशिश करके कम करने की कोशिश करनी है, रोकने की कोशिश करनी है, तो दैट इज मिटिगेशन। तो ये जो स्ट्रेटजीज आई हुई हैं इनका काम क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रदान करना, फूड रिसोर्सेज का सबको एक्सेस समान तरीके से प्रोवाइड करना, लाइवलीहुड ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करना, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाना ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। मिशन गार्ड इज फॉर ऑपरेशनल स्टेटस ड्यूरिंग 2014-15। तो ये जो मिशन था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको 2014-15 के दौरान फॉर ऑपरेशनल स्टेटस मिला। मिशन फोकस ऑन ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर इनटू क्लाइमेट रिजिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम थ्रू सुटेबल एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर इन द डोमेन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो मिशन है ये फोकस करता है क्या, इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, ताकि ये जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिस्टम है ये क्लाइमेट रिजिलियंट हो सके। ये ना हो कि बारिश नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन घट गया, ज़्यादा बारिश हो गई तो प्रोडक्शन घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन के मेथड को यूज किया हुआ है, चाहे वो किसान मतलब जो है पशुपालन में हो और चाहे खेती बाड़ी में हो, ठीक है। वाइल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वुड रिसीव फोकस्ड इंपॉर्टेंस बाई वे ऑफ डेवलपिंग सुटेबल ड्राउट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटीज विथ नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब सूखी जो खेती होती है, ठीक है, उसमें फोकस क्या है कि ड्राउट से मतलब जो है सूखे से बचने वाला, पेस्ट से रेजिस्टेंट मतलब ऐसी क्रॉप की वैरायटी बनानी है, ऐसे बीज बनाने हैं जो कि उन पर सूखे का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक है। इसके लिए नेसेसरी जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट देगी। द मिशन वुड आल्सो एक्सपैंड इट्स कवरेज टू रेन फेड एरियाज। लेकिन ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अलावा रेन फेड एरियाज जहाँ पर यानी कि बारिश से खेती होती है उन एरियाज में भी काम करेगी। काहे के लिए, इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम विथ मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। मतलब यहाँ पर खेती भी करिए और खेती के साथ साथ में आप पशुपालन भी करिए, मछली पालन भी करिए, सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम कंटिन्यू टू ग्रो इन सस्टेनेबल मैनर, ताकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो सही से चलता रहे। मिशन आइडेंटिफाइज 10 की डायमेंशन फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन टर्म ऑफ एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो इस मिशन में 10 की डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। 10 में से कुछ की हम बात करेंगे, 2-3 की। मेजर कंपोनेंट ऑफ मिशंस आर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट,
RAD, rain-fed area development component of the mission, focus on integrated farming system, value adaptation and farm development activity with emphasis not only on maximizing the farm return but also to mitigate the impact of climatic aberration. तो जो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर दे रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब आप खेती भी करोगे, आप पशुपालन भी करोगे, आप मछली पालन भी करोगे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा फार्म रिटर्न हमें मिल सके। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट OFWM, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट फोकस ऑन इन्हेंसमेंट ऑफ वाटर यूज इफ़िशियंसी। WUE, वाटर यूज इफ़िशियंसी क्या होती है, ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी में कितना क्रॉप हम पैदा कर पा रहे हैं, वही होता है वाटर यूज इफ़िशियंसी। बाय प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन, तो यहाँ ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इफ़िशियंट वाटर एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफ़िशियंट बनाया जा रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज का सिस्टम, ड्रेनेज डेवलपमेंट है ना, ड्रेनेज डेवलपमेंट एंड रिडक्शन ऑफ कन्वेयंस लॉस ऑफ द वाटर, मतलब कहने का जैसे एक खेत से दूसरे खेत में पानी के दौरान पानी का जो लॉस होता है उसको भी बचाने की ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली एंड एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, सभी रिसोर्सेज को भी बचाना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है, ये इसका उद्देश्य है। हाउएवर दिस कंपोनेंट, जो ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट है, इसको सबस्यूम कर लिया गया, यानी मिला दिया गया है, किसके अंदर में, इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है ये। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इज नाउ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। आगे आता है सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट ये किस पर एम करता है, एम्स एट प्रमोशन ऑफ लोकेशन एज वेल एज क्रॉप स्पेसिफिक सस्टेनेबल सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रेसिड्यू मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट है, ये फोकस करता है कि भाई जो किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष क्रॉप से रिलेटेड जो भी सॉयल का हेल्थ में मैनेजमेंट हम कर सकें, वही सॉयल हेल्थ कार्ड वगैरह इशू किए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपका सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट में आता है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी आती है। एक और कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग कंपोनेंट, ठीक है। बस नाम याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनवाइसेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ थ्रू 17 डिलीवरेबल्स फोकसिंग ऑन 10 की डायमेंशंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ 10 की डायमेंशंस हैं हमारे, 10 दिशाएं हैं, उसमें 17 जो है डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। बस ज़्यादा बात नहीं कही गई है। 12वां जो 5 ईयर प्लान था उसके दौरान डीज डिलीवर्स हैव बीन मैप्ड अगेंस्ट द रीस्ट्रक्चर्ड मिशन स्कीम, इनको जो है मैप किया गया है किस मिशन में, किस स्कीम के तहत कौन सा जो है डिलीवरेबल्स यूज किया जाएगा, उसको 12वें प्लान 5 ईयर यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। प्रोग्राम सबस्यूम्ड अंडर NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब ये नहीं रहे, अब ये इसी का पार्ट है। तो इसमें रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम NMSA का पार्ट है, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये भी इसी का पार्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी का पार्ट हो गया है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी ये भी इसी का पार्ट हो गया, सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया ये सभी अब मर्ज कर दिए गए हैं NMSA में। दीज प्रोग्राम्स एड्रेस कॉम्प्रिहेंसिव सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड मेन स्ट्रीम रेन फेड टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्रोग्राम इसमें सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, वाटर का इफिशिएंट यूज करना है ना, रेन फेड टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंड जो है देखिए यहाँ तक जो कुछ भी हमने पढ़ा इसमें हमने बेसिकली थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको यहाँ डिस्कस करना है, टर्म्स डिस्कस कर लेंगे, कई बार इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए टर्म्स में बैरन, आपका बैरन लैंड होता है, बैरन लैंड मतलब होता है बंजर भूमि। तो ऐसी लैंड जो नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर होता है उसे बैरन लैंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे एक ही लाइन का क्वेश्चन आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन बैरन लैंड, ऐसी लैंड जिस पे एग्रीकल्चर ना हो सके, दूसरा ऐसी लैंड जिसमें 5 साल से खेती ना की गई हो, ऐसी लैंड जिसमें हमेशा पानी भरा रहता हो इसलिए खेती ना हो पाए, ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको दे देते हैं। क्लाइमेट चेंज थोड़ा आइडिया है आपको, कंटेम्प्रेरी क्लाइमेट चेंज इंक्लूड बोथ ग्लोबल वार्मिंग काज्ड बाय ह्यूमन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ वेदर पैटर्न, है ना। तो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिसको ह्यूमन ने किया हुआ है, और इसका इफेक्ट जो है भाई वेदर पैटर्न पर भी होता है, ये सब क्लाइमेट चेंज का पार्ट होता है। देयर हैव बीन प्रीवियस पीरियड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बट करंट चेंजेस आर मोर रैपिड दैन एनी नोन इवन इन अर्थ हिस्ट्री, मतलब पहले भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं, हमने उनका सामना किया है, लेकिन अभी जो हो रहा है ये बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है,
मानव के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ है। ये कल्टीवेबल वेस्टलैंड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपका दिसंबर 2022 में पूछा गया था। दिसंबर 2022 के एग्जाम में उन्होंने ये पूछा था कि कल्टीवेबल वेस्ट क्या होता है, कल्टीवेबल व्हाट इज कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ऐसी लैंड जिस पर पिछले 5 साल से, है ना, लास्ट मोर देन 5 ईयर्स कल्टीवेशन अगर खेती नहीं की गई है तो उसे कल्टीवेबल वेस्ट लैंड कहा जाता है। इसीलिए टर्म्स भी कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि पूछे जाते हैं। ओके, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग लार्ज एरिया, जब बहुत बड़े क्षेत्र में 100 बीघे 200 बीघे 500 बीघे में आप खेती करो तो उसे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। फूड सिक्योरिटी, सबको भोजन मिल सके, वही फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज एक्सेस बाई ऑल पीपल एट ऑल टाइम टू द फूड रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन के लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है उसका एक्सेस सभी व्यक्तियों को सभी समय पर रहे, दैट इज फूड सिक्योरिटी। हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेटअप बाई 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसने सेट किया था हाई लेवल ग्रुप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट्स टू इनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड टू प्रमोट क्रॉप टू इनेबल हाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये मतलब राज्यों को बड़ा मतलब जो है इंसेंटिव वगैरह दिया गया ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, हॉरिजेंटल मतलब होता है एक ही सतह पर, तो एक सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर इन सभी को आपस में मिलाना ही हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन होता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होगा? वर्टिकल मतलब होता है जैसे खंभा, फ्रेंड देखिए पोल जो होता है ये वर्टिकल होता है, राइट। आपकी जो टेबल होती है ये हॉरिजेंटल होती है। ओके, तो हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन रिलेट टू द होल रेंज ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी इन्वॉल्विंग वेरियस सेक्टर एट रीजनल लेवल। तो रीजनल लेवल पर जो वेरियस सेक्टर्स हैं उन सबको एक साथ मिला करके आपका हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन बनता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? इंटेंसिव, अभी देखिए एक शब्द आया था इसके पहले भी, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या है? जब बड़े एरिया में आप जो है कल्टीवेशन करते हैं तो एक्सटेंसिव कहलाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कब कहलाएगा? एरिया छोटा है लेकिन एकदम बहुत झोंक के जो है खेती की जा रही है। कल्टीवेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल एरिया विथ हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग जैसे एक खेत में मान लो कि 100 पेड़ लग सकते हैं तो हमने 1000 पेड़ लगा रखे हैं, तो वो होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन। स्मॉल एरिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी घना, बहुत घना है, जैसे बोलते हैं नहीं जंगल बहुत घना है, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन का नतीजा है। मॉडल लैंड लीज एक्ट है। मॉडल लैंड लीज एक्ट 2016 जिसको नीति आयोग ने बनाया था और इसे राज्यों के बीच में भेजा हुआ है ताकि वो जो है इसको अडॉप्ट कर सकें। इसका उद्देश्य है फैसिलिटेट लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को लीज कैसे किया जा सकता है, किसी को कैसे किराए पर दिया जा सकता है। टू इम्प्रूव एक्सेस टू लैंड बाई लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर, ताकि जो है ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, कमज़ोर किसान है, छोटे किसान हैं, उनको लैंड मिल सके, ज़मीन मिल सके किराए पर, उधारी के तौर पर, लीज के तौर पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, गवर्नमेंट जो है कोई भी सीजन आती है, जैसे धान का कह दिया गवर्नमेंट ने कि 2200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे, तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, द प्राइस ऑफ क्रॉप आउटपुट। क्रॉप आउटपुट मतलब वही जैसे धान की खेती की तो धान, गेहूं की खेती की तो गेहूं, तो जो क्रॉप के आउटपुट होते हैं, द प्राइस ऑफ क्रॉप आउटपुट फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट वेल इन एडवांस ऑफ ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप एट विच द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू परचेज ऑल द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप आउटपुट ऑफर फॉर द सेल। तो कोई भी क्रॉप उसके सीजन के ग्रो करने से पहले ही गवर्नमेंट उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता देती है, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशंस होती हैं कि वो जितनी भी क्रॉप का आउटपुट है उसे जो है मतलब जो है खरीदे जब वो प्रोड्यूस करे, चाहे जितना भी अनाज आप पैदा करेंगे उसको गवर्नमेंट को परचेज करना होता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, 2008 में जारी किया गया था। टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए ही ये एक्शन प्लान लाया गया था। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, छोटे स्तर के जो इरिगेशन है माइक्रो इरिगेशन, दिस प्रोग्राम इज नाउ सब्स्यूम्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम, NMSAP या NAMSP भी कह सकते हैं ना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम में सब्स्यूम कर लिया गया, यानी कि अब नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन रह नहीं गया, इसमें चला आया है। एंड इम्प्लीमेंटेड एज फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो खेतों में जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक होती है उसी के लिए जो है माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन लाए थे। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी, ये 2014-15 से ऑपरेशनल है। विच एम एट प्रोड्यूसिंग मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव
सस्टेनेबल, रिन्यूमरेटिव एंड क्लाइमेट रिजिलियंट। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके खेत में, उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी रहे, स्थिरता बनी रहे, क्लाइमेट रिजिलियंट रहे, ज़्यादा बारिश हो गई कम बारिश हो गई उससे प्रभाव ना पड़े, साथ ही प्रमोट करना लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग, किसी जगह विशेष पर अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग या कंपोजिट फार्मिंग का मतलब है कि खेती के साथ साथ और भी काम करना, पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज़ें। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन फैक्टर्स, सॉइल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मॉइस्चर यानी नमी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी के लिए टेक्निक्स वगैरह डेवलप करने का काम नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा किया जा रहा है। ओल्ड फैलो लैंड, द लैंड विच वाज अनफिट फॉर कल्टिवेशन इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ETC। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म है, पूछा जा सकता है कि ओल्ड फैलो लैंड किसे कहते हैं, या ये दे देगा आपको और पूछेगा कि इसमें ये कौन से टाइप की लैंड है। तो ओल्ड फैलो लैंड होती है ऐसी लैंड जो खेती के लिए जो है अनफिट है, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उर्वरता नहीं है या उसमें पानी होल्ड करने की क्षमता नहीं है, किसी वजह से उसे ओल्ड फैलो लैंड कहते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब कितना खेत किस व्यक्ति के पास है, वही होता है खेती करने के लिए आपके पास कितनी ज़मीन है, उसे ही ऑपरेशनल होल्डिंग बोलते हैं। एरिया अंडर ऑपरेशनल होल्डिंग विच इज इक्वल टू एरिया ओन्ड। अब सोचिए आपके पास में 30 बीघे ज़मीन है, मैं मान लेता हूँ, तो आपके पास 30 बीघे ज़मीन है प्लस एरिया लीज्ड इन, है ना। उसके बाद मान लो तुमने 5 बीघे जो है दूसरों से लीज पर ले रखा है, लीज्ड इन कर दिया, माइनस एरिया जो है, अब सोचो कि 10 बीघे हमने बाहर वालों को दे रखा है, माइनस लीज्ड आउट, दूसरे लोग हम इस पर खेती करते हैं, तो 30 बीघे और 5 35 बीघे तो हमने जो है होल्ड कर रखा है, लेकिन 10 बीघे हमारा कोई और ले गया, तो कुल मिलाकर के 25 बीघा जो है हमारा ऑपरेशनल होल्डिंग होगी। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब जितना आपकी मालिकाना हक है वो प्लस जितना आपने लीज पर ले रखा है वो दोनों जोड़ दीजिए, और जितना लीज पर दे रखा है, जो लीज पर लिया हुआ है उसको जोड़िए, लेकिन जो लीज पर आपने दे रखा है, जैसे ज़्यादातर खेतों गाँव में क्या होता है, लोग हाफ पर दे देते, अधिया पर देते हैं, है ना, ले जाओ खेती करो, जो आधा प्रोडक्शन होगा उसमें से आधी फसल हमको दे देना, बाकी सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है, सब कुछ तुम देखोगे। तो वही है कि वो लीज आउट हो गया। ओके, तो उसको घटा देते हैं। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट की बात की थी। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट अ सब स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाई ऑफरिंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज द फार्म रिटर्न। तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक सब स्कीम है। इसका उद्देश्य है किसानों के जीवन में सुधार लाना, उनकी ज़िंदगी को अच्छा करना। इसके लिए कंप्लीट पैकेज ऑफर किया जाता है जिससे कि किसानों की इनकम, उनका रिटर्न बढ़ सके। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम की बात करेंगे। अ सब स्कीम ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एम्ड एट प्रमोटिंग सॉयल टेस्ट बेस्ड बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो वही सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम का क्या मतलब है कि इसमें क्या है कि आपकी सॉयल को टेस्ट किया जाता है, यानी कि मिट्टी को पहले परखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी है। वही सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है। टेक्निकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? अगर खेती में टेक्निकल चेंजेस मतलब कि जैसे पहले हम बैल से काम करवाया करते थे, अब हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, तो वो है आपका टेक्निकल चेंजेस। या पहले हम जो हम खेती करते थे, जो बीज जो मतलब जैसे हमने गेहूं बोया, जो गेहूं उगा उसी को ही अगली बार फिर जो है बुआई कर दी, तो वो आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप जो है अच्छे हाइब्रिड मतलब सीड्स वगैरह ले करके आए कहीं और से और उसकी बुआई करें, तो वो सब टेक्निकल चेंज का पार्ट होता है। अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनपुट सच एज इंक्रीज्ड आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम बंडल ऑफ इनपुट। मतलब वही बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में चेंज करिए, या ऐसे इनपुट्स मतलब चाहे वो सीड हो चाहे फर्टिलाइज़र हो, ऐसी चीज़ें आप लगाइए जिससे कि सेम इनपुट में हम ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें। दैट इज टेक्निकल चेंज। देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में डिफरेंट सेक्टर को एक साथ मिलाया गया था। वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल प्लानिंग इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन इन प्लानिंग। ठीक है, तो ये रही नेशनल प्लानिंग और ये रही रीजनल प्लानिंग, इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन करना ही आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। वाटर यूज इफ़िशियंसी, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। वाटर यूज इफ़िशियंसी का मतलब होता है ग्रेन प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड बाय क्रॉप, है ना। तो मतलब 1 यूनिट वाटर का यूज करने पर, फसल के द्वारा 1 यूनिट जब यानी 1 लीटर पानी यूज किया गया तो कितनी फसल प्रोड्यूस हुई, वही है वाटर यूज इफ़िशियंसी। इट इज़ डिफाइंड एट अमाउंट ऑफ कार्बन एस्टिमेटेड एज बायोमास, यानी कि कितना कार्बन जो है बायोमास में कन्वर्ट हुआ उसको कह लीजिए, या कितना 1 यूनिट पानी में जो है कितना ग्रेन यानी कि कितनी फसल हमने पैदा की
उसको वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज विल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ बट वी हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस WUE थ्रू क्रॉप सिलेक्शन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। देखिए मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, उसका प्रभाव प्लांट की ग्रोथ पर पड़ेगा, लेकिन हम अगर वाटर यूज एफिशिएंसी का यूज करें तो हम बचा सकते हैं। कैसे? हम ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जो क्लाइमेट के प्रभाव से उतना प्रभावित नहीं होती। साथ ही साथ में कल्चरल प्रैक्टिस भी हम चेंज कर सकते हैं का यूज करके जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो है 3-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं MCQ। कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर टाइम हो कि मतलब इसमें मैं रिवीजन नहीं करवाता, कैसा लगता है आपको? मेरे ख्याल से एक बार रिवीजन करने से चीज़ें दोबारा ध्यान में चढ़ती हैं, और ऐसे मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया वो बगैर दोबारा आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपके दिमाग में चढ़ा मुश्किल से होगा, इसलिए मैं रिवीजन करवाता हूँ। एग्रीकल्चर चूँकि सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार में ही और बहुत शार्ट में पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शार्ट कट कर रहा हूँ इसमें, लेकिन फिर भी आपका काम ये बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मुख्य पॉइंट क्या है? ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर इनटू अ क्लाइमेट रिजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को ट्रांसफार्म करके क्लाइमेट रिजिलिएंट जो है प्रोडक्शन सिस्टम में बदलना ही नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम है। Who has set up a high level expert group to recommend measurable performance incentive for state to encourage agriculture export। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हाई लेवल का एक्सपोर्ट ग्रुप बनाया गया है, किसके द्वारा? 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, 15वें फाइनेंस के कमीशन के द्वारा। मॉडल लैंड लीज एक्ट जो है किसने पास किया है, प्रिपेयर किया और इसको स्टेट के बीच में बांटा है? तो नीति आयोग ने। बातें हो चुकी हैं मेरे ख्याल से इन सब के बारे में। Which is national implementing entity for फंडिंग अरेंजमेंट अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ क्लाइमेट एडाप्शन फंड, नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद करिए नाबार्ड था, नाबार्ड के पास 3 फंड थे ना, एडाप्शन फंड, क्लाइमेट एडाप्शन फंड कह लीजिए, नेशनल एडाप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये तीनों नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं। which स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AVG एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में कौन सा स्टेटमेंट इररिलेवेंट है? कोई मतलब नहीं उसका। वैल्यू चेन डेवलपमेंट इज मोर रिलेवेंट टू द नॉन मार्केट आर प्लांट इकोनॉमी व्हिच इज हैवली कंट्रोल बाई गवर्नमेंट। तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट का फ़ायदा उन्हीं को है जो नॉन मार्केट वाले हैं या प्लांट इकोनॉमी है, और जहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा जोर चलता है, तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में हमने बात की थी कि किसान के खेत से फसल पैदा होने से और कस्टमर की थाली में पहुँचने तक का एक हिसाब जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।